दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट अपने स्टार्ट कर रखे थे और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक इस टेस्ट में टॉपिक से संबंधित 50 प्रश्न होते हैं और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। दोस्तों ये 18वां कुल अपना टेस्ट था, यानी 18 टॉपिक लगभग अपन कवर कर चुके हैं इसमें। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन को पूरी विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है और कारण सहित उत्तर बताया है। आज का जो टेस्ट था वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर से संबंधित था, जिसमें कुल 50 प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी मोटर है जो सिंक्रोनस मोटर तो है लेकिन एक्साइट नहीं करते। देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर तो है ही इंडक्शन मोटर का प्रकार, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते। और वो अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है उसका नाम होता है रिलक्टेंस मोटर। इस मोटर के रोटर को कभी हम डीसी देकर के उत्तेजित नहीं करते हैं, जैसा कि एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर में किया जाता है। इसका रोटर लो रिलक्टेंस के पथ को फॉलो करता है और ऑटोमेटिक ही निम्न प्रतिष्ठम वाले मार्ग के अनुसार वो गति करता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। हिंदी में इसे प्रतिष्ठम्भ मोटर कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर क्यों कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर में के बारे में यदि हमें सिंपल संरचना में बात करें तो उसके स्टेटर को 3 फेज की एसी और रोटर को डीसी दी जाती है, यानी हमने स्टेटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करवाया है और रोटर में भी हमने एक्साइटेशन के लिए डीसी सप्लाई दिया है, इसलिए हम इसको डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। यानी इसके स्टेटर और रोटर दोनों उत्तेजित किए जाते हैं, दोनों को सप्लाई दी जाती है, इसलिए हम इसको डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक 3 स्टेप परिवर्तनीय प्रतिष्ठम्भ वाली स्टेपर मोटर में रोटर और स्टेटर में 20 पोल है, तो इसके स्टेप का कोण कितना होगा। देखो, जब कंबाइंड स्टेटर और रोटर दोनों में बराबर पोल हो, ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश की तरफ हम देखेंगे तो ये बताएगा हैज 20 पोल ऑन ईच रोटर एंड स्टेटर, यानी दोनों पर 20-20 पोल है। तो दोस्तों याद रखें, ऐसे में स्टेप का कोण कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि 360 जो होता है डिग्री के लिए, क्योंकि ओवरऑल तो 360 डिग्री में से ही स्टेप एंगल डिवाइड होगा कि कितने स्टेप वो लेता है। और जब इस तरह से क्वेश्चन देता है ना, तो जब कॉमन पोल दे रखे हो तो पोल इंटू स्टेक, ये फॉर्मूला रहता है। तो 20 इंटू 3 से इसको अपने क्या करना था, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 6 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा, यानी 6 डिग्री का प्रति स्टेप एंगल रहेगा। अब कोई अपन से ये पूछे कि ओवरऑल कितने इसके स्टेप बनेंगे, तो फिर ये अपने बनेंगे कितने, 60 स्टेप, यानी 60 स्टेप में ये एक यांत्रिक चक्र पूरा कर लेती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुप्रयोग में न्यूनतम कैपेसिटी की मोटर होगी, कम से कम क्षमता की मोटर होगी। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर, विद्युत घड़ी, टेबल फैन और सिलाई मशीन, ये अपने को ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आ चुका है, एग्जाम में भी आया है। तो बी ऑप्शन रहेगा अपना इलेक्ट्रिकल क्लॉक। जो घड़ी होती है तुलनात्मक रूप से इसमें सबसे छोटी मोटर है, जबकि ग्राइंडर, टेबल फैन और सिलाई मशीन इन सब में बड़ी मोटर होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2 कैपेसिटर मोटर में रनिंग अवस्था में उपयोग होने वाला कैपेसिटर कौन सा है। देखो, डबल कैपेसिटर मोटर में 2 कैपेसिटर होते हैं और दोनों कैपेसिटर आपस में समांतर में होते हैं, क्योंकि समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है। हाई कैपेसिटी के कारण इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है। हालांकि ये दोनों कैपेसिटर
स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही जुड़े होते हैं। जो हाई मान का कैपेसिटर होता है उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है, यानी ये कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय ये मोटर दो कैपेसिटर के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन 75% एंड अबोव स्पीड जैसे ही जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है कि हाई मान वाले कैपेसिटर को हटा देता है, जबकि निम्न मान वाला और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में लगे रहते हैं। यानी डबल कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर का वर्क सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वर्क कैपेसिटर को हटाना है, ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को। और वो जो कैपेसिटर लगा रहता है वो पेपर टाइप वाला कैपेसिटर होता है, हमेशा पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड कैपेसिटर बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रिपल्सन मोटर में मैग्नेटिक एक्स ब्रूसों के सापेक्ष उनका कोण कितना होता है, यानी ब्रूस जो होते हैं वो चुंबकीय एक्स के सापेक्ष कितना रखते हैं। रिपल्सन मोटर में घूमने की जो गति होती है वो और जो टॉर्क होता है वो, ये पोल के सापेक्ष इन ब्रूसों का एंगल कितना था इसी बात पर निर्भर करता है, यानी स्टेटर और रोटर एक्स के बीच बने कोण पर ही निर्भर करता है। 45 डिग्री पर बताते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम गति ये प्रदान करती है। लगभग 45 डिग्री तक मैक्सिमम ले जाते हैं 15 डिग्री से लेकर के, तो बी ऑप्शन रहेगा। 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में हम इसका चेंज करते हैं, इसी पर रखते हैं, यानी स्पीड कम अधिक टॉर्क कम अधिक करना है तो 15 डिग्री पर मिनिमम होगा, 45 पर मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सिंक्रोनस मोटर का नहीं है, यानी इनमें से कौन सा काम ऐसा है जहां सिंक्रोनस मोटर काम में नहीं ली जा सकती। देखो सिंक्रोनस मोटर की क्या क्या विशेषता है। सिंक्रोनस मोटर नियत गति वाली मोटर है, स्थिर गति वाली मोटर है, इसको हम तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये मोटर वोल्टेज रेगुलेशन और पावर फैक्टर सुधारने के लिए तो काम में आ ही सकती है। इन दोनों ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन रह गए रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ड्राइव और वेरिएबल स्पीड ड्राइव। तो इनमें से यदि हम देखें तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव में नहीं हो सकती। परिवर्तनीय गति के लिए हम इसको कभी भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि मोटर नियत गति वाली है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है। परिवर्तनीय भार के लिए इंडक्शन मोटरों का उपयोग हमें करना होगा, और इंडक्शन मोटरों में भी जहाँ तक संभव हो सके स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर ऐसे काम के लिए अपन अधिक प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में होना चाहिए। तो हिस्टैरिसीस मोटर हिस्टैरिसीस लॉस के ही सिद्धांत पर वर्क करती है। इसमें BH वक्र के जो लूप होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। जितनी अधिक हिस्टैरिसीस हानि होगी मोटर का टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है फ्लक्स घनत्व पर, अवशिष्ट चुंबकत्व पर। अवशिष्ट चुंबकत्व जितना अधिक होगा हिस्टैरिसीस हानि अधिक होगी, और उस अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता उसकी रेटेंटिविटी कहलाती है, यानी उसकी रेटेंटिविटी उच्च होनी चाहिए, धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। स्प्लिट फेज मोटर में, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, डबल कैपेसिटर मोटर, या इनमें से कोई नहीं। देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना, और डबल कैपेसिटर मोटर अगर है तो उसमें उसका काम है कैपेसिटर को हटाना। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, क्योंकि ना तो इसमें हम कैपेसिटर को हटाते हैं ना ही हम बाइंडिंग को हटाते हैं। वैसे इसका फंक्शन याद रखें आप। स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाता है, डबल कैपेसिटर मोटर में हाई मान के कैपेसिटर को हटाता है। तो इनका आंसर भी अलग अलग रहता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन नहीं होता है तो यहाँ तो वाइंडिंग नष्ट हो जाएगी, जबकि डबल कैपेसिटर वाले में कैपेसिटर नष्ट होगा। अभी अपना आंसर सी रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है जहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में अग्रगामी पावर फैक्टर पर, यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर EMF का मान क्या होगा। देखो एक्साइटेशन 3 तरह की होती है, अंडर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन।
इसी के अकॉर्डिंग मोटर में बैक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज के साथ रिलेशन रखता है। अंडर में बैक ईएमएफ कम होता है, लेवल एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ बराबर होता है, जबकि ओवर एक्साइटेशन में प्रेरित ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक। और इसी के अकॉर्डिंग मोटर का करंट रहता है। जब अंडर एक्साइटेशन हो तो आर्मेचर धारा की प्रकृति लैगिंग होती है, यानी सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर की प्रकृति लैगिंग होगी। उस समय जब 100% एक्साइटेशन हो तो आर्मेचर धारा की प्रकृति इकाई पावर फैक्टर यानी इनफेज प्रकार की होगी, और जब ओवर एक्साइटेशन हो यानी प्रेरित ईएमएफ का मान अधिक हो तो आर्मेचर धारा की प्रकृति लीडिंग प्रकार की होगी, ताकि पावर फैक्टर भी उसका लीडिंग ही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक कुंडली का उपयोग करते क्यों है, डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाते हैं। दो उद्देश्य के लिए लगाते हैं हम। जो सेल्फ स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर होती है उनमें भी डैम्पर वाइंडिंग ही होती है, हालांकि उस समय हम उसको डैम्पर वाइंडिंग नहीं केज वाइंडिंग बोलते हैं। यानी वैसे अगर ओवरऑल अपनों से पूछा जाता है कि एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग के दो कार्य कौन कौन से या दो लाभ कौन कौन से हैं, तो हम दोनों आंसर दे सकते हैं कि यह हंटिंग को समाप्त कर देती है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान कर देती है, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बना देती है और हंटिंग दोष को भी समाप्त कर देती है। तो ये अपना इसमें ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण किन के बीच का होता है। बल आघूर्ण एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉर्क एंगल जो होता है यानी मोटर में, और ये ध्यान रखना मोटर में टॉर्क एंगल जो है इसी से डिसाइड होता है कि मोटर का टॉर्क कब मैक्सिमम कब न्यूनतम होगा। 90 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम टॉर्क हमें प्राप्त होता है इसमें, और ये होता है स्टेटर के रोटेटिंग फ्लक्स और रोटर पोल के बीच का कोण, ये भी इनके असमान पोलों के बीच का, यानी इसके स्टेटर के एन पोल है तो रोटर के एस पोल के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस पर निर्भर करता है ये स्टेटर का घूर्णी फ्लक्स और रोटर का पोल। और यदि समान और असमान की बात आ जाती है तो स्टेटर घूर्णी फ्लक्स और रोटर पोल के असमान ध्रुवों के बीच का ये कोण होता है। यानी अगर सेम ऑप्शन होते हैं दो, एक होता है समान पोल का, एक होता है असमान पोल का, तो हमें असमान पोल ऑप्शन की ओर ही जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में किस कपलिंग कोण पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न होती है। वही बात है, कपलिंग एंगल भी बोलते हैं इसको और टॉर्क एंगल भी बोलते हैं। 90 डिग्री पर होगा। जब कपलिंग एंगल का मान 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम यांत्रिक शक्ति वह मोटर उत्पन्न करती है, अधिकतम पावर उत्पन्न करती है। कपलिंग एंगल भी बोल सकते हैं, टॉर्क एंगल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में रोटर पर कोई दांत या कोई वाइंडिंग नहीं होती है। यानी ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर पर कोई स्लॉट, कोई टीथ, कोई वाइंडिंग नहीं होती, तो ये मोटर अपनी हिस्टैरिसीस मोटर होगी। इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है और इसके रोटर पर कोई किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती है। रोटर हाई रेटेंटिव वाला है, उच्च धारण क्षमता वाला होता है और अधिक हिस्टैरिसीस लॉस के कारण इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। कठोर क्रोमियम स्टील का ये बनता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है। सबसे कम दक्षता इसी मोटर की होती है। याद रखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों को FHP मोटर्स भी कहा जाता है, यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इन FHP मोटर में सबसे सस्ती मोटर भी यही है, सबसे कम दक्षता की मोटर भी यही है, सबसे कम टॉर्क वाली मोटर भी यही है। 5 से 35% इसकी दक्षता होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ब्रूसों के सिरे परिवर्तित करके मोटर के घूमने की दिशा बदली जाती है। ब्रूसों के कनेक्शन बदलना, देखो ब्रूस होते किस किस में है। अगर हम बात करें तो कैपेसिटर मोटर में कोई ब्रूस नहीं है, रिलक्टेंस मोटर में अपने ब्रूस रोटर के साथ लगाते ही नहीं हैं, तो इन दोनों का तो नहीं। रिपल्सन मोटर और यूनिवर्सल मोटर में है। रिपल्सन मोटर में कभी हम कनेक्शन नहीं बदलते हैं, जब घूमने की दिशा हमें बदलना हो तो इसमें कभी भी संयोजन परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।
एक रिपल्शन मोटर में ब्रूसों की पोजीशन को शिफ्ट करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज की जाती है। ब्रूसों के सिरे बदलना सेम वैसे ही है जैसे आर्मेचर के कनेक्शन बदलना, और आर्मेचर के कनेक्शन हम यूनिवर्सल मोटर में चेंज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी डीसी दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग सीरीज में होती है, या तो फिर आर्मेचर के या फील्ड वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित करके हम इस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक 4 फेज वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में स्टेटर में 8 पोल, रोटर में 6 पोल है, इसके स्टेप का कोण कितना होगा। देखो ये है वो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमने डाल दिए थे। जब रोटर और स्टेटर में पोल की संख्या डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जैसा कि इसमें दिखाया भी है 6 और 8, तो ऐसे में फिर हमें पोल इंटू स्टेक वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होगा। तो इस बार क्या करना होगा, इस बार फॉर्मूला फिर ये रहेगा कि स्टेटर के पोल और उसमें रोटर के पोल का अंतर करो बटे स्टेटर के पोल इंटू रोटर के पोल, और इसको 360 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। यानी दोनों का अंतर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 360 के साथ उसको कैलकुलेशन में भी लेना है। देखो 8 और 6 पोल है तो अंतर कितना आया 2, जबकि 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। कैलकुलेशन करेंगे 360 डिग्री के साथ, कितना आएगा आप कैलकुलेशन करें और मिलान करें, उत्तर आएगा 15 डिग्री। यानी कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, स्टेप का एंगल आएगा सी ऑप्शन अपना, 15 डिग्री स्टेप का कोण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेसिस मोटर आर सूटेबल फॉर, स्ट्रेसिस मोटर किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो स्ट्रेसिस मोटर में शोर रहित प्रचालन मानते हैं। ये मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल फ्री है। प्रचालन के दौरान सबसे कम शोर इसी मोटर में उत्पन्न होता है, इसलिए इस मोटर का वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ इक्विपमेंट खुद साउंड करते हो। यानी साउंड इक्विपमेंट में हम उपयोग कर सकते हैं ताकि मोटर का साउंड वहाँ पर हो नहीं और वो साउंड प्रॉपरली वर्क कर सके, सुनाई दे सके। सी ऑप्शन रहेगा साउंड इक्विपमेंट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 3 विधियां होती है, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से, प्रतिरोध विधि के द्वारा भी, यानी सीरीज में प्रतिरोध डाल देते हैं तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल हो जाती है इससे, और फील्ड की टैपिंग विधि। तो इनमें से कोई भी एक विधि का उपयोग हम कर सकते हैं, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई, यानी उपरोक्त सभी हो गया एक तरह से। डी ऑप्शन रहेगा। अब कोई सोच रहा होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं लिखा हुआ नहीं है, एनी ऑफ द अबव लिखा है, यानी ऊपर वाली तीनों में से कोई भी विधि हो सकती है, हम उससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर में स्थिर भार अवस्था में यदि एक्साइटेशन का मान और बढ़ाया जाता है तो उसके पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लोड कांस्टेंट है और यदि एक्साइटेशन बढ़ाते जाते हैं तो उसका पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर सुधार की ओर जाएगा। यदि मैं बात करूं स्थिर भार में और मान लीजिए कि अंडर एक्साइटेशन था तो मोटर लैगिंग पावर फैक्टर लेगी, उस समय आर्मेचर धारा अधिक थी। यदि अब एक्साइटेशन बढ़ाया जाता है तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, आर्मेचर धारा भी उसकी घटने की ओर जाएगी, यानी न्यूनतम प्रकृति की ओर जाएगी, क्योंकि इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा न्यूनतम होती है जबकि बाकी दोनों परिस्थितियों में धारा का मान अधिक होता है। तो यदि एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, ए ऑप्शन आएगा, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज बराबर है तो क्या है, उस समय क्रिटिकल एक्साइटेशन उसको कहा जाता है, लेवल एक्साइटेशन उसको कहा जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तेजना का मान इकाई है या 100% है। तो ऐसे में मोटर में प्रेरित ईएमएफ और वोल्टेज बराबर है, मोटर की आर्मेचर धारा उस समय मिनिमम है और पावर फैक्टर इकाई है। 3 बातें याद रखें, 100% एक्साइटेशन में प्रेरित ईएमएफ वोल्टेज के बराबर, आर्मेचर धारा मिनिमम, पावर फैक्टर का मान इकाई होता है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में निम्न में से किस में आर्मेचर धारा का मान उच्चतम होता है। देखो मैक्सिमम करंट अंडर और ओवर दोनों एक्साइटेशन में होती है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। आर्मेचर धारा न्यूनतम केवल और केवल इकाई पावर फैक्टर पर होती है, यानी लेवल एक्साइटेशन पर सबसे कम धारा होगी, जबकि अंडर एक्साइटेशन में और ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर की प्रकृति लेगिंग और लीडिंग होगी, जबकि करंट का मान यूनिटी पावर फैक्टर के कंपैरिजन में अधिक ही होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के घूमने की दिशा कैसे परिवर्तित की जा सकती है। इन मोटर में केज टाइप रोटर होता है और स्टेटर पर 90 डिग्री वैद्युतिक एंगल से। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं लिख पाए क्योंकि क्वेश्चनों की लिमिट है, हम 50 ही देते हैं टेस्ट में, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन और भी है, तो ये मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। स्टेटर पर 90 डिग्री पर दो वाइंडिंग होती है जिनका नाम है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग मिलकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और वास्तव में ये मोटर दो फेज मोटर की भांति कार्य करती है। इसलिए रोटर जो केज टाइप है उसकी घूमने की दिशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर ही डिपेंडेड होती है, यानी स्टेटर की इन दोनों वाइंडिंग पर ही डिपेंडेड है। तो हम या तो रनिंग या स्टार्टिंग दोनों में से किसी एक के सिरे परिवर्तित करेंगे और इसकी रोटेशन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अभी अपना ऑप्शन रहेगा बी, सहायक वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित करके, क्योंकि देखो रनिंग वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित करके ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया, जबकि सी ऑप्शन कह रहा है कि सप्लाई के सिरे बदलना। देखो सप्लाई के सिरे बदलने से कभी घूमने की दिशा सिंगल फेज मोटरों में चेंज नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। तो बी ऑप्शन रहेगा रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में पूर्ण भार पर स्लिप कितने प्रतिशत होती है। नो लोड पर पूछे या पूर्ण भार पर पूछे, सिंक्रोनस मोटर में कोई स्लिप नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर की रोटर गति हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर होती है, यानी नो लोड पर भी सिंक्रोनस गति के बराबर, फुल लोड पर भी सिंक्रोनस गति के बराबर। इसलिए नो लोड पर भी स्लिप और फुल लोड पर भी स्लिप कभी होती ही नहीं है, हमेशा सिंक्रोनिज्म में ही मोटर चलती है। नियत गति वाली मोटर है, भार बढ़ने पर गति घटने का प्रयास जरूर करती है, कम नहीं होती है। यदि और अधिक ओवरलोड मोटर हो भी जाती है तो मोटर सिंक्रोनिज्म में से बाहर आ जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन निम्न गति पर नहीं चलेगी। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा 0, कोई किसी प्रकार की स्लिप नहीं होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एंटी वी कर्व किसके बीच में बनाया जाता है। देखो सिंक्रोनस मोटर में दो तरह के ग्राफ होते हैं, कोशिश कर लेते हैं स्क्रीन पर बनाने की। देखो एक ग्राफ ऐसे चलता है जो वी आकृति में दिखाई देता है, और दूसरा ग्राफ इस तरह से चलता है जो एंटी वी यानी उल्टा वी जैसा आकृति में दिखाई देता है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ होता है ना, ये तो होता है कि जब फील्ड की एक्साइटेशन बढ़ाते गए तो आर्मेचर धारा पर कैसा कैसा परिवर्तन आया, जबकि सेकंड वाला होता है कि फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाते गए तो पावर फैक्टर पर कैसा कैसा परिवर्तन आया। यानी वी कर्व जो है ये फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में है, जबकि एंटी वी कर्व जो है ये फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में है। और आप दोनों से एक साथ समझ सकते हैं, जब फील्ड करंट का मान 0 है उस समय कोई मोटर में वर्क नहीं होगा। जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में अंडर एक्साइटेशन कहलाता है, और अंडर एक्साइटेशन में धारा अधिक होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन पावर फैक्टर भी निम्न ही होता है। जैसे जैसे हम एक्साइटेशन बढ़ाते जाते हैं तो आर्मेचर धारा घटती जाती है, जबकि पावर फैक्टर बढ़ता जाता है, इकाई की ओर जा रहा है। हम बात कर चुके थे पहले, आप दोनों ग्राफ को एक साथ समझिएगा, बड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। जब एक्साइटेशन करंट बढ़ाएंगे तो आर्मेचर धारा घटती है जबकि पावर फैक्टर बढ़ता है। एक लिमिट आ जाती है जहाँ लेवल एक्साइटेशन कहा जाता है, उस समय पावर फैक्टर पीक हो जाएगा यानी मैक्सिमम पर हो जाएगा,
और उसके बाद में यदि हम और फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो करंट फिर बढ़ने लग जाएगा, जबकि पावर फैक्टर फिर घटने लग जाएगा। यानी आर्मेचर धारा न्यूनतम तब होती है जब लेवल एक्साइटेशन हो, पावर फैक्टर इकाई होता है उस समय, यानी अधिकतम होता है। तो ये रहेगा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, एंटी वी कर्व पूछा है, तो ये एंटी कर्व होगा फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में। वी कर्व होता तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट होता। अच्छा, ये आइए दो कर दिए, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देंगे। अभी ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे व्यू उत्पन्न 3 फेज इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है? यानी इनवर्स 3 फेज प्रेरण मोटर के नाम से वो जानी जाती है। स्वराज मोटर है दोस्तों। ये 4 स्पेशल मोटर मैं करवा चुका हूँ। यदि आप पहली बार हमसे जुड़े हैं और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज मोटरों की प्ले लिस्ट में जा कर के इन 4 मोटर को पढ़ सकते हैं, जिनका नाम है रिलक्टेंस मोटर, स्वराज मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस और स्टेपर मोटर। ये 4 मोटरें हमने अलग करवाई है। स्वराज मोटर में क्या होता है कि रोटर को हम स्लिप रिंग के माध्यम से सप्लाई देते हैं, जबकि स्टेटर वाली वाइंडिंग एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग वर्क करती है और इसमें एक तीसरी वाइंडिंग और भी होती है। पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर की गति को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? सिंक्रोनस मोटर की गति केवल मात्र इस बात पर निर्भर करती है कि F/120 बटा पोल उसमें कितने हैं। ठीक है, यानी या तो हम निर्माण के दौरान पोल ही चेंज कर दें या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदल दिया जाए तो संभव हो सकता है। इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को बदल करके हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केन स्टेक या टिन केन मोटर भी कहा जाता है? देखो, स्टेपर मोटर का ये दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है कि सारे के सारे स्टेपर मोटर के ही दे दिए। ध्यान से देखिएगा, केन स्टेक या टिन कैन मोटर। दोस्तों, थ्योरी की क्लास में ये मैंने बड़े स्पष्ट रूप से करवाया था। जिसने भी थ्योरी अगर देखा है वीडियो तो वो इसका आंसर आसानी से दे सकता था। डी आंसर रहेगा। परमानेंट मैग्नेट वाली स्टेपर मोटर को कैन स्टेक या टिन कैन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर होती है? तो बात क्वेश्चन का वहीं आ गया। ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, और हमने किया था साउंड इक्विपमेंट। और अब क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर, तो आंसर हिस्टैरिसीस मोटर ही आना है। ये भी साउंड इक्विपमेंट की श्रेणी में ही आएगा, टेप रिकॉर्डर भी। तो टेप रिकॉर्डर में हिस्टैरिसीस मोटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर की शून्य भार गति और पूर्ण भार गति का अनुपात कितना होता है? हमेशा इकाई आंसर होगा इसका, क्योंकि नो लोड पर गति और फुल लोड पर गति हमेशा बराबर होती है। इस मोटर की गति में भार परिवर्तन से कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्थिर गति वाली मोटर है, इसलिए जितनी स्पीड नो लोड पर थी उतनी फुल लोड पर भी होगी। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। आंसर हमेशा इकाई आता है। जैसे मान लीजिए मोटर 1500 आरपीएम की है, नो लोड पर 1500 आरपीएम है, फुल लोड पर भी 1500 ही आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डबल कैपेसिटर मोटर में दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े होते हैं? आपस में पैरेलल में होते हैं, लेकिन वो केवल सहायक वाइंडिंग सर्किट में आते हैं। यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ सर्किट में होते हैं और हमेशा सीरीज में ही होंगे। हाँ, दोनों में से एक उच्च मान का एक निम्न मान का है, तो उच्च मान वाला 75% स्पीड के बाद में हट भी जाता है। यानी रनिंग में दोनों नहीं रहते, रनिंग में निम्न मान वाला ही रहता है। डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच केवल कैपेसिटर को हटाने के लिए ही लगता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न करवाते हैं? देखो, फेज अंतर उत्पन्न करने सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, इसलिए इनमें एक फेज को 2 फेजों में बांटना पड़ता है। और फेज डिवाइडेशन के 3 ऑप्शन होते हैं, शेडिंग रिंग, कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस। जैसे स्प्लिट फेज मोटर होती है तो उसमें प्रतिरोध और इंडक्टेंस कम ज़्यादा करते हैं। कैपेसिटर मोटरों में कैपेसिटर का उपयोग करते हैं और शेडिंग रिंग शेडेड पोल मोटर में होती है। यानी जो शेडेड पोल होते हैं वही एज ए शेडिंग रिंग वर्क करते हैं।
क्योंकि इस मोटर के स्टेटर में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है। हालांकि इसका रोटर तो केज टाइप ही होता है जैसा कैपेसिटर मोटर का होता है, बट इसके स्टेटर में कैपेसिटर मोटर के जैसे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग नहीं होती है। वो इसमें केवल शेडेड पोल और सेलिएंट पोल नाम से वाइंडिंग होती है। ए ऑप्शन रहेगा, शेडिंग रिंग होती है जो फेज अंतर उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, 75% पर मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं खुलता है तो क्या होगा। अब देखो, इसने ये नहीं बताया कि मोटर कौन सी है। यदि स्प्लिट फेज मोटर है तब तो सीधा सीधा ऑप्शन है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। यदि डबल कैपेसिटर मोटर है तब आंसर होगा कि कैपेसिटर नष्ट हो जाता है, उस समय स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो कैपेसिटर का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही रहेगा, डैमेज टू दी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग पर डैमेज आएगा, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। ये तो मैं थ्योरी की क्लास में बड़े अच्छे से मैंने बताया था कि रोटर का जो ऊपर बल लगने वाला होता है, टॉर्क जो लगता है, वो स्टेटर की जैसे ही पोलैरिटी चेंज हो, क्योंकि स्टेटर को हमने क्या किया है, 50 हर्ट्ज वाली एसी दी है। ये सेकंड के 50वें हिस्से में भी पोल है ना, NS बदल जाते हैं। यानी रोटर जब घूमने के लिए आगे की ओर गया था, सिंक्रोनिज्म के कारण चल रहा था, घूमने के लिए आगे की ओर गया था तो वो सिंक्रोनिज्म में आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही स्टेटर अपनी ध्रुवता बदल गया। दो आंसर आप थ्योरेटिकल इसका दे सकते हो। पहला, आधे चक्कर के बाद टॉर्क की दिशा बदल जाती है। दूसरा ये दे सकते हो कि रोटर के एक पोल पिच की दूरी तय करने से पहले स्टेटर अपनी ध्रुवता बदल लेता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का गति रेगुलेशन कितना होता है। स्पीड रेगुलेशन कोई नहीं होता उसमें। देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, और स्पीड रेगुलेशन आएगा 0। नो लोड से लेकर के फुल लोड तक मोटर की गति में परिवर्तन कितना आया, तो सिंक्रोनस मोटर में तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, तो गति रेगुलेशन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीलिंग फैन में किसका उपयोग करते हैं। देखो, सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। कौन सी होती है? स्थायी कैपेसिटर मोटर, या फिर यूँ कहें कि 2 फेज की एसी मोटर है। अब समस्या ये है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया ऐसा, तो फिर इसमें देखो दूसरे ऑप्शन की ओर कैसे जाएंगे। अब ये जो ऑप्शन है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, हमें इस ऑप्शन की ओर जाना होगा। हालांकि वैसे प्रैक्टिकली ये डबल कैपेसिटर मोटर का नाम होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है और ये बोल रहा है कि कैपेसिटर के कारण स्टार्ट हुई और कैपेसिटर पर ही वो लगातार रन करती रहती है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर में ऐसा ही तो है, कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है वो, स्टार्टिंग में कैपेसिटर पर रन भी कर रही है वो। तो हम बी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। हालांकि अगर परमानेंट कैपेसिटर ऑप्शन होता तो उसी ऑप्शन की ओर जाएंगे हमेशा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस तरह का जब कंफ्यूज करने वाला दे देता है, ये क्या कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है और वहीं से हमने ड्रॉप आउट किया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल मोटर की दक्षता इस सप्लाई पर अधिक होगी। कहते हैं कि एसी की अपेक्षा जब डीसी पर हम सिंक्रोनस मोटर को काम में लेंगे, यूनिवर्सल मोटर को काम में लेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी हाई होगी, अधिक होगी। इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक तो पावर फैक्टर की समस्या नहीं आएगी, दूसरा एसी के कंपैरिजन में डीसी पर वो स्मूथ कम्यूटेशन भी देती है और इजीली वर्क कर सकती है। टॉर्क जो है उसके लिए भी कहते हैं कि यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क होगा, तो पी ऑप्शन रहेगा। डीसी पर अधिक एफिशिएंट होती है यूनिवर्सल मोटर। वैसे तो एसी डीसी दोनों पर चला सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वराज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज की आपूर्ति कैसे दी जाती है। वेरी गुड, हमारा क्वेश्चन आ चुका है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये इन्वर्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यानी ये उसके व्युत्पन्न में चलती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को सप्लाई देते हैं, रोटर को नहीं देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, रोटर को सप्लाई देते हैं, स्टेटर को नहीं देते हैं, इसीलिए तो इसको इन्वर्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ए ऑप्शन रहेगा, स्लिप रिंग के माध्यम से रोटर के थ्रू, यानी स्लीपिंग के माध्यम से हम रोटर को इसको सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सिंक्रोनस मोटर से संबंधित नहीं है। ये तो बहुत ईजी दे दिया भाई। देखो, वी कर्व बनता है, एंटी कर्व भी बनता है। हंटिंग इसमें दोष आता है,
टॉर्क एंगल या कपलिंग एंगल इसमें होता ही है, क्राउलिंग नहीं होता। क्राउलिंग किसका शब्द है? इंडक्शन मोटर का शब्द होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होती है? डैम्पर वाइंडिंग रोटर पर होती है हमेशा। एक तरह से रोटर पर अतिरिक्त वाइंडिंग ही होती है। शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर होते हैं ये, और शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर एक तरह से केज टाइप भी बन गया, तो डैम्पर वाइंडिंग का दूसरा नाम केज वाइंडिंग है, और इसके दो फायदे भी मिल जाते हैं। इसी वजह से आजकल सिंक्रोनस मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं। यानी अगर क्वेश्चन हो कि सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो रोटर पर केज वाइंडिंग होती है, जिसको हम डैम्पर भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइसोलेटेड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के लिए वी वक्र किन के बीच बनता है? आ गया क्वेश्चन दोस्तों दोबारा। वी वक्र जो है आइसोलेटेड मतलब अलग ही मोटर है, जो लाइन के साथ जुड़ी भी नहीं थी पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो ये हमें यूँ बताती है कि आर्मेचर धारा में परिवर्तन कितना हुआ जब हमने फील्ड धारा में इतना परिवर्तन कर दिया। तो लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा अलग, बस और कुछ नहीं है। यानी क्षेत्र उत्तेजन के साथ आर्मेचर धारा में परिवर्तन कितना हुआ हमें ये बताता है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट में रिलेशन को दर्शाती है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट आपूर्ति पर परिचालित सिंगल फेज मोटर 8 एम्पियर करंट लेती है। यदि मोटर की एफिशिएंसी 80% हो तो आउटपुट कितना होगा? देखो भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है क्योंकि 220 वोल्ट लिखा हुआ है। वी आई कोस फाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस फाई दिया नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ओनली ऑन वी आई कर देंगे। 220 वोल्ट पर 8 एम्पियर की धारा भी लेती है। तो ये पावर जो सर्किट से हमेशा लेते हैं ये कहलाती है इनपुट। क्या कहलाती है? इनपुट। अब हमारे पास इनपुट है और एफिशिएंसी है, तो आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है? दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट। यानी आउटपुट ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इनपुट को दक्षता से मल्टीप्लाई करना है। इनपुट कितना है? 220 इंटू 8। दक्षता कितनी है? 80 बटे 100। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर का मिलान करना, उत्तर आएगा 1408 वाट। क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, 1408 वाट का वो आउटपुट देगा। लगभग 1750 के आसपास इनपुट आएगा और 1408 वाट का आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर एक समान संरचना रखता है जैसे एक डीसी मशीन की होती है। यानी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मोटर है जो डीसी और एसी दोनों में एक जैसी है, और उस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। एसी डीसी दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसी को डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। इसका जो विशेषता वक्र होते हैं वो सेम टू सेम डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? तो सिंक्रोनस मोटर कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखें, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होगा। इनको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है जिसके लिए हम डैम्पर या केज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक वैद्युतिक मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड एक ही गति से घूमते हैं उसे कहा जाता है सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। रोटर और स्टेटर दोनों एक गति से घूमते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर में तो रोटर हमेशा स्लिप गति के साथ चलता है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सस्ती अंशीय अश्व शक्ति वाली मोटरें कौन सी है? देखो, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों को ही। यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों का दूसरा नाम ही एफएचपी रखा गया है। और सबसे सस्ती बताते हैं शेडेड पोल मोटर होती है। सबसे कम दक्षता, सबसे कम टॉर्क इसी मोटर का होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक स्टेपर मोटर क्या है? सबसे अच्छी विशेषता शॉर्ट लाइन में अगर इसकी कर सकते हैं तो ये मल्टी फेज मोटर होती है। 4 फेज की, 8 फेज की। अपन इसको थ्योरेटिकल सवाल आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो ये एक से अधिक फेज वाली मोटर है और स्टेप में ये गति करती है, इसलिए नाम रखा स्टेपर मोटर। ए ऑप्शन रहेगा, मल्टी फेज मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वह कौन सा प्रकार है जिसका पावर फैक्टर पूर्ण भार पर उच्चतम हो? यानी मोटर का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्ण भार पर, यानी जब रनिंग कंडीशन हो तो पावर फैक्टर मैक्सिमम हो? कैपेसिटर रन टाइप का होगा।
परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी बोल सकते हैं, यानी ऐसी मोटर जिसमें कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहता है। तो फिर उसकी एक वाइंडिंग में तो लीडिंग करंट ही फ्लो होगा, एक ही वाइंडिंग ऐसी होगी जिसमें लैगिंग करंट होगा, तो तुलनात्मक रूप से पावर फैक्टर उसका हाई होगा। डी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर के रूप में कार्य करती है। जब सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जाती है तो उसे सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। लेकिन याद रखें, पावर फैक्टर सुधारने के लिए वो नो लोड पर होनी चाहिए और ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए। एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जाती है, और जब ये नो लोड पर हो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जाती है, तो इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। इस समय ये लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है और पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तन करने के लिए कनेक्शन परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो होती है रिपल्सन मोटर। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ब्रूसों की पोजीशन पर डिपेंडेड करती है। रोटर और स्टेटर के बीच मैग्नेटिक एक्सिस का कोण कितना है इस बात पर निर्भर करती है, इसलिए हम ब्रूसों की पोजीशन को डिस्प्लेस करके इसके घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये थे आज के इस टॉपिक से संबंधित 50 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।